कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल विल बी गुड एंड फाइन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं और समटाइम्स दे आर वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स कभी कभी इनको अच्छे से आंसर नहीं कर पाते हैं। उनको क्वेश्चंस आते हैं बट फिर भी वो आंसर नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये क्वेश्चंस आज सॉल्व करने जा रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से देखें और आई एम श्योर डेट आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस क्वेश्चन यू विल ईजिली असेस 10 मार्क्स फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड। मैंने 1 से 14 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी प्लीज़ चेक कर लें। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, which of the following is the best advantage of choice based credit system? choice based credit system का best advantage क्या है? तो choice based credit system जिसको CBCS के भी कहते हैं, उसमें स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। ओके, तो इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये फोकस को शिफ्ट कर देती है टीचर सेंट्रिक एजुकेशन से स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन में। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है वो मेनली फोकस करती है कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन में फोकस करती है। तो इसका बेस्ट एडवांटेज क्या है कि ये शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक एजुकेशन। ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस लाइफ स्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, दिस विल बी कॉल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट के बेसिस पे एक टीचर अपने स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को टेस्ट कर रहा है, और किस बेसिस पे टेस्ट कर रहा है? देयर वेलनेस लाइफ स्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर। तो उनके स्टैंडर्ड के बेसिस पे टेस्ट कर रहा है, उनके लाइफ स्टाइल, उनके बिहेवियर के बेसिस पे एक टीचर जो है वो समेटिव टेस्ट कर रहा है स्टूडेंट का। तो ये टेस्ट किस क्राइटेरिया में आएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हम स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेलनेस लाइफ स्टाइल एंड एविडेंट इन बिहेवियर। ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ कीप इन माइंड। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज बाय टीचर्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स टीचर के द्वारा क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्या डिसिप्लिन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ग्लोरीफाइज द क्लास के लिए यूज़ किए जाते हैं, और स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? क्यों यूज़ किए जाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स जो हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं टीचर के द्वारा? कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग परटेन्स। एटीट्यूड ऑफ टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग परटेन इज टू। तो here the attitude is given and here the right answer is affective domain. Okay, so this is the key point, where is attitude is given, it comes under affective domain. Okay, so here the right answer will be option number D. Next question है, identify the category of evolution that assess the learning process to provide continuous feedback to the student during instructions. तो यहाँ पे भी आपको एक की पॉइंट याद रखना है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ओके, एवोल्यूशन जो हो रही है, लर्निंग जो हो रही है वो क्लासरूम में हो रही है और लगातार कंटिन्यूस हो रही है
स्टूडेंट भी फीडबैक दे रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं और ये इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो ये हो रहा है, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन हो रहा है, तो ये कौन से एवोल्यूशन के अंदर आएगा, ये कौन सा एवोल्यूशन है? तो निश्चित रूप से ये क्या है? फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। तो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इज द राइट आंसर एंड यू हैव टू रिमेंबर, you have to keep in mind the key term during instruction. So here the right answer is option number B. The next question is, what is the main objective of formative evaluation? So यहाँ पे formative evaluation क्या है कि लर्निंग हो रही है, इंस्ट्रक्शन हो रही है, डिस्कशन हो रहा है क्लास में, है ना, तो ये लगातार एवोल्यूशन हो रहा है, तो ये क्या है? फॉर्मेटिव एवोल्यूशन है। ओके, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन है। एंड हियर द क्वेश्चन नंबर 20 इज, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन? फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, तो क्या टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, लर्निंग की डिफ़िकल्टीज़ को समझना ये एवोल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव है? नो। टू एनहेंस कोऑपरेशन इन क्लास, क्लास में सहयोग की भावना को इन्हेंस करना? नो। टू प्रोमोट स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्लास, और स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना, क्या ये मेन ऑब्जेक्टिव है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का? नो, ये भी नहीं है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इज टू एनहेंस स्टूडेंट लर्निंग। ओके, सो must keep in mind that the main objective of formative evaluation is to enhance student learning. Okay. Now come to the question number 21. The following teaching aids can be used by a teacher in the classroom as a live interactive device. इनमें से कौन सा टीचिंग एड्स है जो टीचर के द्वारा यूज किया जा सकता है लाइव इंटरेक्शन, लाइव पढ़ाने के लिए, है ना? तो सिंक्रोनस इंटरेक्शन जो हैं वो लाइव पढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ईमेल तो नहीं है, ईमेल एसिंक्रोनस है। फेसबुक में हम लाइव पढ़ा सकते हैं, बट फेसबुक इज़ नॉट सुटेबल फॉर लाइव टीचिंग, तो इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, एंड ब्लॉग को भी यूज़ नहीं करते हैं। तो रेस्ट 3 आर द राइट आंसर। स्काइप, ऑनलाइन चैट एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग can be used by a teacher in classroom as a live interaction device. So B, C, D are the right answer here. Right answer is option number B. Next is, which of the following is an example of maximum performance test? Maximum performance test के example कौन सा है? तो यहाँ पे aptitude test is an example of maximum performance test, and right answer is option number B. Next question is question number 23. Student centric classroom is meant for. Student centric classroom से क्या मतलब है? तो student centric classroom कब होता है? जब हम each and every student को कंसिडर करते हैं, सारे स्टूडेंट के डिफ़िकल्टीज़ को, प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि क्या उनके पढ़ने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या उनके लर्निंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम वो है जिसमें टीचर ईच एंड एवरी स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझता है, उनको कंसिडर करता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज़ मीन्ट फॉर एड्रेसिंग द individual differences. Okay, so here the right answer is option number D. Next is, a teacher intends to find out the learning difficulties of students. Which of the following test can be used? So यहाँ पे टीचर क्या चाह रहा है? वो फाइंड आउट करना चाहता है स्टूडेंट की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है लर्न करने में, सीखने में, वो टीचर यहाँ पे पहचानना चाहता है ना? तो इसमें वो कौन सी टेस्ट का यूज़ करेगा? तो जहाँ भी पहचानने की बात आई, डायग्नोज करने की बात आई, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को
पहचानने की बात आई, उनको फाइंड आउट करने की बात आई, तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, डायग्नोज मीन्स पहचानना ही होता है ना, टेस्ट करना। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, इन डायग्नोस्टिक टेस्ट टीचर कैन find out the learning difficulties of students. Okay, so here the right answer is option number A. The next question is, which of the following statement best explains the concept of team teaching? टीम टीचिंग के कंसेप्ट को कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है? तो हमारा टीम टीचिंग से क्या मतलब है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। मोर देन 2 टीचर्स प्लान एंड टीच द सेम क्लास एज पर देयर एक्सपीरियंस। 2 या 2 से अधिक टीचर एक ही क्लास को पढ़ाते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। ओके, एक क्लास में 2 भी टीचर हो सकते हैं या 2 से अधिक भी टीचर्स हो सकते हैं, और वो एक ही क्लास को पढ़ाते हैं एज पर देयर एक्सपीरियंस। तो ये क्या कहलाता है, ये टीम टीचिंग कहलाता है। ओके, सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सो प्लीज कीप इन माइंड। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्कशॉप इज मीन्ड फॉर। वर्कशॉप से क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप? तो वर्कशॉप में हम एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं, है ना, एक्टिविटीज़ होती है वर्कशॉप में। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ तो होती ही हैं, बट मेंटल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि केवल फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो वर्कशॉप इज़ मीन्ड फॉर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। हियर राइट आंसर इज option number B. Then question number 27, learning objective means, learning का objective क्या है? learning का, सीखने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? Here the right answer is option number B, intended learning outcome. Learning का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है कि जो लर्निंग है उससे हम सीख रहे हैं, है ना, उसका कुछ आउटकम हो रहा है ना। अगर हम क्लास में क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, टीचर से सीख भी रहे हैं, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं हो रहा है, तो वो सब सीखने का कोई मतलब नहीं है ना। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ऑप्टिमाइजिंग सेल्फ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेशनल प्रिंसिपल विल बी मोस्ट हेल्पफुल? सो ऑप्टिमाइजिंग मीन्स मैक्सिमाइजिंग। तो मैक्सिमाइजिंग सेल्फ लर्निंग मतलब अधिक से अधिक हम सेल्फ लर्न करें, इसके लिए कौन सा मोटिवेशनल प्रिंसिपल जो है वो सबसे मोस्ट हेल्पफुल होगा हमारे लिए, हमारे खुद की लर्निंग के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें, तो हम क्या मोटिवेशनल प्रिंसिपल खुद के लिए अप्लाई कर पाएंगे जो कि मोस्ट हेल्पफुल हो? तो ऑप्शन देखें, रिवार्ड और पनिशमेंट। रिवार्ड और पनिशमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि हम खुद के लिए कर रहे हैं ना, तो ये नहीं होगा। प्रोमोटिंग कंसर्न फॉर मीटिंग स्टेटस नीड्स, ये भी नहीं होगा। एंड क्रिएटिंग स्कोप फॉर फुलफिलिंग रिलेटेडनेस नीड, नो, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर सेटिस्फाइंग नीड फॉर कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे राइट आंसर ये होगा कि जब हम वो स्कोप खुद को प्रोवाइड करते हैं और खुद अपने आप पे काम करते हैं, है ना, अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाते हैं। और जैसे कि अभी हम लोग मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको सॉल्व करना, धीरे धीरे हम उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, वो धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में आ जाएगा, हम उसको आसानी से कर पाएंगे। और इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें
एक्सपर्ट बनाएगा और हम इसमें सेटिस्फाइड होंगे, खुद सेटिस्फाइंग होंगे और खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये हमारी कॉम्पिटेंसी को आगे बढ़ाएगा और ये हमारे मोटिवेशनल प्रिंसिपल को आगे बढ़ाएगा और हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकेंगे, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग एज अ मेथड कैन बी यूज फॉर। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड कैसे यूज किया जा सकता है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या है कि इसमें इंस्टेंट आइडियाज़ आते हैं, इस आपको शेयर करने होते हैं, आप अपने आइडियाज़ को आपको तुरंत ही बताने होते हैं। यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। तुरंत बताने होते हैं और बहुत सारे आइडियाज़ बताने होते हैं। इससे मतलब नहीं है कि वो आइडियाज़ कितने क्वालिटी के हैं, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करने होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जनरेट न्यू आइडियाज़ इन द एरा ऑफ इंटरेस्ट। आपको न्यू आइडियाज़ शेयर करने होते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड यही है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विथ अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस दूसरे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जा रहा है, तो ये कौन सी टाइप की टेस्टिंग होगी? तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होगी, है ना। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में हम लोग बात किया था कि वहाँ पे हम स्टैंडर्ड के बेसिस पे, उनके लिविंग के बिहेवियर के बेसिस पे, स्टूडेंट के बेसिस, स्टैंडर्ड एंड लिविंग के बिहेवियर के बेसिस पे हम जब टेस्ट करते हैं, है ना, समेटिव टेस्ट करते हैं, तो वो क्या है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। बट स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को एक अदर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के साथ जब टेस्ट करते हैं, तो ये क्या है? ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड पेपर 1, you can call me on or WhatsApp me on my given number. Okay, so till then, stay blessed. Bye.